हेलो डियर फ्रेंड्स कैंडिडेट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोटेंशियल। आज के इस लेक्चर में हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिटेल से एक्सप्लेन करने वाले हैं। आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताती चलूँ कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम जो कि एक बहुत ही मेजर, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि आपके एफएससी में और आपके एमडीकैट में दोनों में इक्वली पार्ट प्ले करता है, इक्वली रोल प्ले करता है। अमूमन ऐसा होता है कि आपके एफएससी के बोर्ड के एग्जाम्स में लॉन्ग क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आ जाता है, एक्सप्लेन ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम इन डिटेल। और आपको बताती चलूँ कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का ये जो टॉपिक है, ये आपके एमडीकैट के जो सिलेबस है, बायोलॉजी के सिलेबस में, उसमें हर साल हमेशा रिपीटेडली इंक्लूड होता है। और आपको बताती चलूँ कि आज का जो टॉपिक आपके साथ एक्सप्लेन किया जा रहा है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप इस टॉपिक को गौर से समझ लेते हैं, इस टॉपिक को देख लेते हैं, इस टॉपिक को समझ लेते हैं, तो आई होप आपके तमाम कॉन्सेप्ट्स, आपके तमाम क्यूरीज, आपके तमाम डाउट्स क्लियर हो जाए। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को आपको फेडरल बोर्ड एंड पंजाब बोर्ड दोनों के पर्सपेक्टिव से आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। तो सबसे पहले आपको बताते चलें कि फेडरल बोर्ड की अगर आप सेकंड ईयर की बुक खोलते हैं, उसमें चैप्टर 14 है जो कि है रिस्पायरेशन। उसका पहला टॉपिक 14.1 को अगर आप देखते हैं तो वहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन लिखी है, द बॉडी सिस्टम विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन बॉडी फ्लूइड एंड द आउटर एनवायरनमेंट इज कॉल्ड रिस्पायरेटरी। रिस्पायरेटरी सिस्टम बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपकी ऑक्सीजन यानी O2 आप इनहेल करते हैं, एनवायरनमेंट और कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 है वो एक्सेल करते हैं अपनी बॉडी से। ये जो एक्सचेंज है आपकी बॉडी के और आपके एनवायरनमेंट के दरमियान में, ये जो गैसेस का एक्सचेंज हो रहा होता है, इसको बेसिकली रिस्पायरेटरी सिस्टम कहते हैं। अब आपको बताते चलें कि जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है वो 2 रिस्पायरेशंस के अंदर डिवाइडेड है, यानी इंटरनल रिस्पायरेशन एंड एक्सटर्नल रिस्पायरेशन। इंटरनल रिस्पायरेशन एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है और एक्सटर्नल रिस्पायरेशन है वो एक एनाबॉलिक प्रोसेस है। इंटरनल रिस्पायरेशन बेसिकली समथिंग डिफरेंट है फ्रॉम द एक्सटर्नल रिस्पायरेशन, लेकिन एक्सटर्नल रिस्पायरेशन लिंक्ड है विद द नॉर्मल रिस्पायरेशन। वो किस तरह से, अब आपको बताते चलते हैं। इंटरनल रिस्पायरेशन में क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स यानी जो लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो सिंपलर मॉलिक्यूल्स में डिवाइड होते हैं और इस डिवीजन के दौरान कुछ एनर्जी रिलीज होती है। और ये एनर्जी किसकी फॉर्म में रिलीज होती है? इन द फॉर्म ऑफ ATP। ठीक है, ATP जो कि आपको पता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एक्सटर्नल रिस्पायरेशन जो कि एक एनाबॉलिक प्रोसेस है, वो बिल्कुल रिस्पायरेशन से इंटरलिंक्ड है। इसमें क्या होता है कि आप ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं एंड एज अ रिजल्ट आप कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल करते हैं। ये प्रोसेस है एक्सटर्नल रिस्पायरेशन का। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रिस्पायरेटरी सर्फेसेज। रिस्पायरेटरी सर्फेसेज वो सर्फेसेज होती हैं जहां पर आपकी गैसेस एक्सचेंज हो रही होती है बिटवीन योर बॉडी एंड द आउटर एनवायरनमेंट, एंड दीज एक्सचेंज बिटवीन द बॉडी एंड आउटर एनवायरनमेंट इज बेसिकली नॉन एज द रिस्पायरेटरी सर्फेसेज। अब आपको बताते चलें कि रिस्पायरेटरी सिस्टम ये फंक्शन एंड मैकेनिज्म के अलावा कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज भी होती हैं जो कि आपके सामने आपको नज़र भी आ रही हैं, और इसको ये वन बाय वन आपके साथ डिस्कस करते चलें। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि इट मस्ट बी मॉइस्ट एंड परमिएबल। ये मॉइस्ट और परमिएबल इसका होना क्यों ज़रूरी है? इसलिए ज़रूरी है ताकि गैसेस बहुत ईजिली पास आउट हो सके, क्योंकि गैसेस की भी कुछ शर्तें होती हैं, गैसेस की भी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। और जिस तरह से आपको अगर अपनी आपको फिजिकली फिट रखना है तो आपके लिए भी कुछ रिक्वायरमेंट्स, इसी तरह गैसेस की भी कुछ रिक्वायरमेंट्स है, जैसे कि गैसेस को मॉइस्ट एंड परमिएबल एनवायरनमेंट चाहिए। द सेकेंड वन इज इट मस्ट बी थिन। आपको बताते चलें कि डिफ्यूजन यानी एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल कर जाना, और एक जगह से दूसरी जगह मूव आउट कर जाना, और एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाना और उस एरिया को ऑक्यूपाई कर देना, इसको डिफ्यूजन कहते हैं। और आपको बताते चलें कि गैसेस जब डिफ्यूजन करती हैं तो उनको एक स्पेसिफिक डिस्टेंस की रिक्वायरमेंट होती है, एक एफिशिएंट डिस्टेंस की रिक्वायरमेंट होती है। और यहाँ पर आपके साथ ये डिस्टेंस भी शेयर किया गया है, 1 मिलीमीटर और लेस, यानी ये थिन होनी चाहिए और इनका जो डिस्टेंस है वो 1 मिलीमीटर होना चाहिए, या फिर इससे कम होगा, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। द थर्ड वन इज़ इट शुड पोजेसेस अ लार्ज सरफेस एरिया। ये लार्ज सरफेस एरिया होना चाहिए, पोजेस करना चाहिए लार्ज सरफेस एरिया। वो इसलिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गैसेस की एक्सचेंज नॉर्मली हो सके। वो इसलिए क्योंकि अगर लार्ज सरफेस एरिया नहीं होगा तो फिर गैसेस के लिए एक्सचेंज करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी और आपको एज अ रिजल्ट सफोकेशन फील होगी। द फोर्थ पॉइंट इज़ इट शुड पोजेसेस अ गुड ब्लड सप्लाई। फिफ्थ पॉइंट विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज इट शुड बी अ गुड वेंटिलेशन मैकेनिज्म। जैसे कि आपके साथ ऊपर डिस्कस किया गया, इट शुड पोजेस अ लार्ज सरफेस एरिया। लार्ज सरफेस एरिया होगा तो डेफिनेटली
लिए गुड वेंटिलेशन मैकेनिज्म होगा। अब आपको बताते चले कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम बेसिकली 2 ट्रैक्स में डिवाइडेड है। द फर्स्ट वन इज द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक एंड द सेकंड वन इज द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इंक्लूड्स नोज, nasal cavities, pharynx, and the lower respiratory tract includes larynx, trachea, bronchi, bronchioles, alveoli, duct, alveoli sacs, and the last one is the lungs। तो सबसे पहले हम लोग अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक को डिस्कस करते चले। अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक में सबसे पहला कंपोनेंट और सबसे पहला एलिमेंट नोज ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम में एक ऐसा एक्सटर्नल विजिबल पार्ट है जिसको आप टच भी कर सकते हैं, जिसके रिस्पायरेटरी सिस्टम को आप देख भी सकते हैं, और ये प्रॉपर लाइन फेडरल बोर्ड की बुक में मौजूद भी है दैट द नोज इज ओनली एक्सटर्नल विजिबल पार्ट ऑफ द रिस्पायरेटरी सिस्टम। अब आपको बताते चलें कि कौन से ऐसे कंपोनेंट्स हैं जिसको मिलके आपका नोज बना है, यानी आपका नोज बोन्स, कार्टिलेज एंड फैटी टिश्यूज़ की हेल्प की वजह से बना है। और आपको बताते चलें कि नोज़ की जो एक्सटर्नल विजिबल पार्ट है यानी ओपनिंग है जो नोज़ की, उसको नॉस्ट्रल्स कहते हैं। ओपनिंग के बाद 2 होलो स्पेसेस आ जाती हैं जिसको नेज़ल कैविटीज़ कहते हैं। नेज़ल कैविटीज़ हैं वो पार्टीशन होती है। अगर आप अपने नोज़ को चेक करें, अपने नोज़ को टच करके देखें तो आपका नोज़ जो आउटर कवरिंग के बाद होलो स्पेसेस के बाद एक आपको हार्ड सी बोन नज़र आती है, कार्टिलेज टाइप सा आपको फील होता है। तो बताते चलें कि ये जो कार्टिलेज है ये एक ऐसी बोन है जो कि पार्टीशन करती है आपकी नेज़ल कैविटीज़ को, और इस बोन को कहते हैं nasal septum। that is the meaning of the nasal septum is the part of nasal bone। यानी एक नेजल बोन की वजह से आपकी नेजल सेप्टम बनी है, ये पार्टीशन कर रही है आपकी नेजल कैविटीज़ को। अगर आप नेजल कैविटीज़ के इंटीरियर पार्ट को देखें तो नेजल कैविटीज़ के बाद आपके एक इंटीरियर पार्ट आ जाता है जिसको हम वेस्टिब्यूल्स कहते हैं। और वेस्टिब्यूल्स बेसिकली आपके हेयर के नेटवर्क को कंटेन करता है, यानी इसके अंदर आपकी मेजोरिटी ऑफ द हेयर्स मौजूद हैं, हेयर पार्टिकल्स मौजूद हैं। अब आपको बताते चलें कि आपके जो नोज़ का इंटरनल स्ट्रक्चर है उसमें आपके नोज हेयर्स, म्यूकस एंड सीलिया। सीलिया एक ऐसी शेप, एक ऐसी प्रोजेक्शंस होती हैं जो कि हेयर्स की तरह की ही नज़र आती हैं। और आपको बताते चलें कि ये जो 3 चीज़ें हैं ये आपके नोज़ के अंदर मौजूद होती हैं, और ये किसका काम करी होती हैं, ये डिफेंस मैकेनिज़्म का काम करी होती हैं ताकि हार्मफुल पैथोजन से, डस्ट पार्टिकल्स से, मुख्तलिफ तरह की चीज़ों से आपको आपके नोज़ को प्रिवेंट कर सकें, अंदर जाने से प्रिवेंट कर सकें। जो म्यूकस है और जो सीलिया है, ठीक है, वो फिल्टर करती हैं, एयर को फिल्टर करती हैं, डस्ट पार्टिकल्स को फिल्टर करती हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को और मुख्तलिफ तरह के पार्टिकल्स को फ़िल्टर करती हैं ताकि जो फ्रेश एयर है, ताकि जो फिल्टर्ड एयर है वो आपके अंदर जा सके। और आपको बताते चलें चूँकि सबसे पहले आपके नेटवर्क ऑफ हेयर मौजूद है, उसके बाद आपकी सीलिया और म्यूकस मौजूद है, तो जो आपकी एयर होती है वो सबसे पहले आपके नोज़ के बाद आपकी हेयर्स के थ्रू पास आउट होती है, हेयर्स के बाद आपके म्यूकस के से पास आउट होती है, उसके बाद सीलिया की तरफ ट्रांसफ़र हो जाती है, और फिर उसके बाद आपकी जो फ्रेश एयर है, जो फिल्टर एयर है, वो फिर आपकी फेरिक्स के थ्रू आपके लेरिक्स तक जाती है। अब आपको बताते चलें कि आपके बॉडी का चूँकि 37 डिग्री सेंटीग्रेड आपके बॉडी का टेम्परेचर होता है, तो आपको बताते चलें चूँकि एयर कभी ठंडी भी होती है और एयर को भी एक मिनिमम अमाउंट ऑफ टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है आपकी बॉडी को टॉलरेट करने के लिए। तो आपको बताती चलूँ कि जो सी एयर जब आपके नोज़ के थ्रू जाती है, ठीक है, तो जो आपकी म्यूकस है, ठीक है, वो इसको मॉइस्चर भी करता है और कोशिश करता है कि इसके जो टेम्परेचर है उसको मिनिमाइज भी किया जा सकते हैं, यानी टेम्परेचर को ऑप्टिमम टेम्परेचर पर लेकर आया जाता है, आपकी एयर को ऑप्टिमम टेम्परेचर पर लेकर आया जाता है ताकि आपकी बॉडी उसको कंट्रोल कर सके, आपकी बॉडी उसको बेयर कर सके। अब आपको बताते चलें कि आपके नॉस्ट्रल्स के बाद, आपकी नीजल कैविटीज़ के बाद जो सा पोर्शन आता है वो फेरिक्स का आता है। फेरिक्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। फेरिक्स एक कोन शेप्ड पैसेज वे है, यानी इसकी शेप को भी आइडेंटिफाई किया गया है। फेरिक्स एक कोन शेप्ड पैसेज वे है जो कि आपकी ओरल कैविटी एंड नीजल कैविटी से स्टार्ट होता है एंड एसोफेगस से लेरिक्स तक रहता है, यानी आपकी ओरल कैविटी एंड नीजल कैविटीज़ एंड फेरिक्स एंड लेरिक्स के दरमियान में मौजूद होता है। और एक इंपॉर्टेंट बात बताते चलें कि फेरिक्स जो है डाइजेस्टिव सिस्टम का भी पार्ट है, इसके साथ साथ रिस्पायरेटरी सिस्टम का भी पार्ट है, यानी ये डाइजेस्टिव सिस्टम में भी इंक्लूड किया जाता है और रिस्पायरेटरी सिस्टम में भी इंक्लूड किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट होता है वोकलाइजेशन के लिए, यानी वोकल कॉर्ड्स की भी हेल्प में ये बहुत ज़्यादा इसका पार्ट होता है। और आपको बताते चलें कि जो आपके जो फेरिक्स है, ह्यूमन फेरिक्स है, वो कन्वेंशनली डिवाइड किया जाता है 3 सेक्शंस में, जिसको नेजोफेरिक्स, ओरोफेरिक्स एंड लैरेंगोफेरिक्स कहते हैं। और ये जो फेरिक्स है यानी नेजोफेरिक्स, ओरोफेरिक्स एंड लैरेंगोफेरिक्स, इसको फर्दर डिवाइड किया जाता है, लेकिन इसकी जो फर्दर डिवीजन है वो आपकी बुक में मौजूद नहीं है, तो वो आपके साथ डिस्कस नहीं की जाएगी। और इसके भी प्रॉपर स्टडी है, इनकी सेक्शंस की भी प्रॉपर स्टडी है। तो आपको बताते चलें कि ये यहाँ तक आपका अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक है, इसके बाद आपका लोअर
लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक आ जाता है, जिसके अंदर आपका लेरिक्स है, ट्राकिया है, ब्रोंकाई है, ब्रोंक्यूल्स है, एल्वोलाई डक्ट है, एल्वोलाई सैक है और लंग्स भी इसी के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। अब हम लोग लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक को डिस्कस करने वाले हैं। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में जो फर्स्ट एलिमेंट है वो लेरिक्स का है। लेरिक्स एक इनलार्जमेंट है। इनलार्जमेंट का मुराद है, इनलार्जमेंट का मतलब है कि एक ऐसा एलिमेंट है जो कि एयरवे के अंदर मौजूद है, यानी जहाँ से आपका फूड एंटर हो रहा है, जहाँ से आप ब्रीथ कर रहे हैं, ये वहाँ पर ये स्ट्रक्चर मौजूद है। और आपको बताते चलेंगे जो आपका लेरिक्स है वो फेरिक्स से बिल्कुल नीचे, ठीक है, और ट्राकिया के बिल्कुल ऊपर मौजूद है। लेरिक्स आपका फेरिक्स के बिलो एंड ट्राकिया के टॉप पे मौजूद है। आपका जो लेरिक्स है वो मसल्स के थ्रू एंड कार्टिलेज के थ्रू बना है, यानी कंपोज करता है। ये क्या क्या चीज़ों को कंटेन करता है? मसल्स को और कार्टिलेज को कंटेन करता है। अब आपको बताते चलें कि कार्टिलेज कुछ डिफरेंट स्ट्रक्चर है एज कंपेरेटिव टू द बोन्स। बोन्स आपकी हार्ड होती हैं, लेकिन जो आपके कार्टिलेज होते हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट से स्ट्रक्चर्स होते हैं। और आपको बताते चलें कि लेरिक्स के अंदर काफ़ी हद तक कार्टिलेजेस पाए जाते हैं, काफ़ी हद तक कार्टिलेज मौजूद होते हैं, जिसमें से एक कार्टिलेज को एपिग्लॉटिस कहते हैं, जिसका एक स्पेशल फंक्शन है। आपके जो एपिग्लॉटिस का जो स्ट्रक्चर है वो यूजुअली स्ट्रैंड करता है अपराइट, यानी बिल्कुल स्ट्रेट स्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल स्ट्रेट इसकी अपीयरेंस होती है। तो आपको बताते चलें इसकी अपीयरेंस स्ट्रेट इसलिए होती है ताकि जो आपकी एयर है वो बिल्कुल एंटर हो सके लेरिक्स में, यानी आपकी जो एयर की जो मूवमेंट है वो बिल्कुल लेरिक्स के थ्रू हो सके। तो आपको बताते चलें कि जब आप फूड को च्यू करते हैं, जब आप खाना खाते हैं, जब आपका बोलस तैयार हो जाता है, तो आपको बताते चलें जो लेरिक्स है, ठीक है, वो आपका जो स्ट्रक्चर, जो लेरिक्स का स्ट्रक्चर है वो रेज हो जाता है, यानी ऊपर की साइड पे मूव हो जाता है, और एपिग्लॉटिस जो कि पहले अपराइट था वो प्रेस डाउन हो जाता है, यानी दोनों के मूवमेंट्स जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाती है। और इसकी वजह से क्या होता है कि एपिग्लॉटिस जो है वो कवर कर देता है ओपनिंग इनटू द लेरिक्स, यानी लेरिक्स के अंदर जो ओपनिंग थी उसको ग्लॉटिस कहते हैं। एंड एपिग्लॉटिस है वो एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि यूजुअली अपराइट होता है। तो आपको बताते चलें कि जो आपका एपिग्लॉटिस है, ठीक है, वो आपकी ग्लॉटिस को कवर कर देता है, और इसकी वजह से जो आपका फूड है और लिक्विड है वो आपकी एयर पैसेज वे के अंदर एंटर नहीं हो सकता, और इसकी वजह से ही आप अमूमन बहुत ईजिली फूड भी आप खा लेते हैं और आपकी ब्रीथिंग भी बहुत ईजिली हो जाती है। आपको बताते चलें कि जो लेरिक्स का पूरा स्ट्रक्चर है ये म्यूकस मेम्ब्रेन से कवर्ड हुआ होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन से लाइन हुआ होता है। और आपको बताते चलें कि जो आपका लेरिक्स का स्ट्रक्चर है इसमें 2 वोकल कॉर्ड्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वोकलाइजेशन के लिए। इसके लिरिक्स को वोकलाइजेशन के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है, इस टर्म को वोकलाइजेशन के लिए भी यूज़ किया जाता है। लिरिक्स में जो वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट होते हैं वो किस तरह से काम करते हैं, तो आपको बताते चलें कि आपके जो ये वोकल कॉर्ड्स हैं ये इलास्टिक फाइबर्स के थ्रू बने होते हैं, यानी इलास्टिक फाइबर के थ्रू इनकी मूवमेंट होती है। इलास्टिक फाइबर्स कंटेन करते हैं जो कि जब आप बोलते हैं तो जब आपकी एयर हिट होती है, जब आपकी हेयर वाइब्रेट करती है तो उससे आपकी साउंड प्रोड्यूस होती है, आपकी साउंड्स बनती हैं, आपकी नॉइज़ बनती है। तो इस वजह से वोकल कॉर्ड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब आपको बताते चलें कि ट्रैकिया, जैसे कि आपका फेरिक्स कॉनशिफ्ट पैसेज वे था, इसी तरह आपकी ट्रैकिया है, इसको विंड पाइप भी कहते हैं, जो कि एक मेम्ब्रेनियस ट्यूब होती है, यानी ये ट्यूब मेम्ब्रेन्स के थ्रू बनी होती है। ये ट्यूब बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, और आपको बताते चलें कि ये बहुत ज़्यादा कार्टिलेज कंटेन करती है। ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि कार्टिलेज से बना होता है, जिसके अंदर सी शेप्ड कार्टिलेजेस रिंग्स प्रेजेंट होते हैं। तो आपको बताते चलें कि ये जो स्ट्रक्चर है आपका ट्रैकिया का स्ट्रक्चर है, ये डेंस रेगुलर टिश्यूज़ को कंटेन करता है एंड स्मूथ मसल्स को कंटेन करता है। इसके अंदर 2 मेजर कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, एक आपके डेंस रेगुलर टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं, द सेकंड वन इज़ द स्मूथ मसल्स कंटेन करते हैं, जो कि किस चीज़ को बनाते हैं, आपके सी शेप्ड कार्टिलेजेस रिंग्स को बनाते हैं। और आपको बताते चलें कि ट्रैकिया के अंदर मिनिमम टू मिनिमम 15 to 20 सी शेप्ड पीसेस ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं ताकि आपका जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल सही तरह से खड़ा रह सके, ताकि उसकी जो स्ट्रक्चर की जो अपीयरेंस है वो बिल्कुल विजिबल हो सके। इसलिए जो ट्रैकिया है उसका एक अपना ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब आपके साथ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स के बारे में डिस्कस करते चलें। ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स के बिल्कुल अपराइट ट्रैकिया प्रेजेंट होता है। तो आपको बताते चलें कि ट्रैकिया डिवाइड करता है स्मॉल ट्यूब्स में, और आपको बताते चलें कि ये जो स्मॉल ट्यूब्स होती हैं इसी से फर्दर आपके लंग्स क्रिएट होते हैं, यानी ये फर्दर जो ट्यूब्स हैं आपके लंग्स को शेप आउट
देती जाती हैं। तो पहले आपको बताते चलें कि ट्रैकिया फर्दर डिवाइड करता है 2 स्मॉलर ट्यूब्स में, जिसको हम लोग प्राइमरी ब्रोंकाई कहते हैं। ये प्राइमरी ब्रोंकाई है फर्दर डिवाइड करते हैं तो सेकेंडरी ब्रोंकाई बनते हैं। और आपको बताते चलें कि प्राइमरी ब्रोंकाई के बाद जब सेकेंडरी ब्रोंकाई आपके बनते हैं तो आपके सेकेंडरी ब्रोंकाई दोनों लंग्स में डिवाइड हो जाते हैं, यानी सेकेंडरी ब्रोंकाई के आपके जो सेकेंडरी ब्रोंकाई है उनकी जो लोकेशन है वो आपके लंग्स के अंदर प्रेजेंट होती है, यानी आपके लंग्स में प्रेजेंट होती है। लेकिन जो प्राइमरी ब्रोंकाई है वो आपके लंग्स से थोड़ा सा बाहर, थोड़ा सा आउटर पोर्शन में प्रेजेंट होते हैं। तो आपको बताते चलें कि जब ये सेकेंडरी ब्रोंकाई हैं ये आपके प्राइमरी ब्रोंकाई से ओरिजिनेट होते हैं, तो आपको बताते चलें आपके जो सेकेंडरी ब्रोंकाई है वो फर्दर डिवाइड करते हैं टर्शियरी ब्रोंकाई में। और आपको बताते चलें इससे आगे फर्दर स्मॉल टू स्मॉल वेजल्स, छोटी से छोटी जो आपकी ट्यूब्स हैं, आपकी एल्वोलाई हैं, वो बनती जाती हैं। और इसके बाद आपको बताते चलें कि जो ब्रोंकाई है वो ब्रांच करती जाती हैं, यानी ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड होती जाती हैं और फाइनली किसको गिव राइज करती हैं, किसको बनाती हैं, ब्रोंक्यूल्स को बनाती हैं। और आपको बताते चलें कि ब्रोंक्यूल्स का जो डायमीटर है वो लेस देन 1 मिलीमीटर होता है। ब्रोंक्यूल्स इतने छोटे होते हैं, उनका डायमीटर इतना कम होता है कि वो लेस देन 1 मिलीमीटर होता है। ये एक बहुत ही प्लस पॉइंट है और ये इस आपके एमसीक्यूज में भी आ सकता है। और आपको बताते चलें कि जो ब्रोंक्यूल्स है वो फर्दर सब डिवाइड करते जाते हैं, बार बार सब डिवाइड करते जाते हैं और उसके बाद सबसे छोटी जो कि इनविजिबल नेकेड आई होती हैं, जिनको टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स कहते हैं, वो बनती हैं, स्मॉलर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स बनती हैं। और जब प्राइमरी ब्रोंकाई के बाद सेकेंडरी ब्रोंकाई बनती हैं तो आपको बताते चलें कि जो कार्टिलेजियस प्लेट्स होती हैं ये रिप्लेस हो जाती हैं। बट जब ब्रोंक्यूल्स और टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स शिफ्ट होती हैं, जब ये ओरिजिनेट होती हैं, तो आपको बताते चलें कि कोई किसी किस्म के कोई कार्टिलेजेस के स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होते। आपको बताते चलें कि सिर्फ सेकेंडरी ब्रोंकाई के दौरान आपके जो ये सी कार्टिलेजेस, जो आपकी कार्टिलेजेस शेप रिंग्स हैं, ये रिप्लेस हो जाते हैं। और जब आपके ब्रोंक्यूल्स एंड टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स की बारी आती है तो तब आपके किसी किस्म के कोई कार्टिलेजेस रिंग्स, किसी किस्म के कोई कार्टिलेजेस स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होता। अब आपके एल्वोलाई डक्ट एंड एल्वोलाई का स्ट्रक्चर आ जाता है। टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के बाद आपकी एल्वोलाई एंड एल्वोलाई की प्रेजेंस हो जाती है। वो तमाम एरिया में सिर्फ एल्वोलाई और एल्वोलाई के स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं। तो आपको बताती चलो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स हैं वो फर्दर डिवाइड करते हैं रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल्स के अंदर, और ये रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल्स हैं ये फर्दर गिव राइज करती हैं एल्वोलाई डक्ट्स को। और आपको बताते चलें एल्वोलाई डक्ट्स जो होती हैं वो स्मॉल डक्ट्स शेप होती हैं, यानी स्मॉल ऐसे चैम्बर्स होते हैं, एयर फिल्ड चैम्बर्स होते हैं जो कंटेन करते हैं एल्वोलाई को, जो कि आखिरी आपका पार्ट होता है, आखिरी पोर्शन होता है। और आपको बताते चलें एल्वोलाई वो साइड्स हैं, वो एरिया है जहाँ पर आपकी जो है वो गैस की एक्सचेंज हो रही होती है, किसके दरमियान में, ब्लड एंड एयर के दरमियान में गैसेस का एक्सचेंज हो रहा होता है। और आपको बताते चलें कि एक सिंगल लंग में आपके ओवर टू 700 मिलियन एल्वोलाई प्रेजेंट होते हैं। आपको बताते चले लंग्स के अंदर, यानी आपके दोनों लंग्स के अंदर ओवरऑल 7 मिलियन एल्वोलाई प्रेजेंट होते हैं। और जो वॉल्स होती हैं एल्वोलस की, यानी एल्वोलाई की जो वॉल्स होती हैं जिसको एल्वोलस कहते हैं, उनका जो डायमीटर है वो 0.1 माइक्रोमीटर थिक होता है। तो आपको बताते चलें कि इतना कम इनका डायमीटर होता है और जैसे फर्दर एक्सटेंड करती जाती हैं तो इनका डायमीटर और ज़्यादा कम होता जाता है। और आपको बताते चलें कि ये जो एल्वोलाई है इनकी आउटर साइड पे नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं, यानी जो इनको कवर कर रही होती हैं, इनकी सराउंडिंग पर प्रेजेंट होती हैं। और आपको बताते चलें कि जो भी हर एक एल्वोलस है वो मॉइस्ट होता है और उसके अंदर स्क्वैमोस एपिथेलियम सेल्स प्रेजेंट होते हैं, यानी ये स्क्वैमोस एपिथेलियम सेल्स की मदद से बने हुए होते हैं। इनका स्ट्रक्चर उसको कंपोज करता है, ये बहुत ज़्यादा थिन होते हैं, ये फ्लैट सेल्स को कंटेन करते हैं। और ये जैसे जैसे ये इंक्रीज़ करते हैं, जैसे जैसे ये फर्दर एक्सटेंड होती जाती हैं, तो इनका डायमीटर है वो रिड्यूस करता जाता है। और आपको बताते चलें कि इसके अंदर जो उनसे प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं उनमें 2 प्रोटीन्स सबसे कॉमन है, जो कि है कोलेजन एंड इलास्टिन प्रोटीन्स, जो कि इनके वॉल्स को बनाते हैं, एल्वोलाई की वॉल्स को बनाती हैं। और ये तब इनके लिए यूज़फुल होते हैं जब ये एक्सटेंड करते हैं, यानी एक्सपेंड करते हैं, रिकॉइल करते हैं, जब हम ब्रीथिंग करते हैं और हमारी ऑक्सीजन जब हमारे लंग्स में जाती है और जब ये ऑक्सीजन हमारे एल्वोलाई तक जाती है तो तब इनकी एक्सपेंशन में और इनकी कॉन्ट्रैक्शन में ये जो 2 प्रोटीन्स हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं।
इसके बाद हमारे पास एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक आ जाता है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द लंग्स। इसमें आपको जो भी चीज़ एक्सप्लेन की गई है उसमें मेन बात ये है कि जो लंग्स होती हैं वो प्रिंसिपल ऑर्गन्स होती हैं रिस्पायरेशन की, यानी रिस्पायरेशन में सबसे ज़्यादा जो मेन रोल प्ले करती हैं वो आपके लंग्स प्ले करते हैं। यानी अगर आपके लंग्स नहीं होंगे तो रिस्पायरेशन करना इम्पॉसिबल होगी, आपके लिए ब्रीथ करना इम्पॉसिबल होगी। और आपको बताते चलें कि जो आपके लंग्स की शेप है वो कॉनिकल होती है, यानी ऊपर से आपके लंग्स की शेप जो है कोन शेप्ड होती है और नीचे से आपके जो लंग्स हैं, ठीक है, वो बिल्कुल फ्लैट हो जाते हैं, यानी नीचे से उनका डायमीटर इंक्रीज़ कर जाता है लेकिन ऊपर से वो बिल्कुल स्मॉल से हो जाते हैं, यानी डोम शेप के होते हैं। तो आपको बताते चलें कि जो इसकी जो रेस्ट होती है यानी इसकी जो बेस होती है वो डायफ्रैगम को टच करती है और इसका जो एपिक्स होता है, ठीक है, वो टू द पॉइंट जस्ट अबव द क्लेविकल, यानी बिल्कुल ऊपर की तरफ मौजूद होता है। जैसे मैंने आपको बताया है कि बिल्कुल डोम शेप की तरह की इसका स्ट्रक्चर होता है। और आपको बताते चले जो लेफ़्ट लंग है वो राइट लंग से बिल्कुल डिफरेंट होता है। और वो आपको बताते चलें जो एरिया बिटवीन द लंग्स के दरमियान में जो एरिया प्रेजेंट होता है उसको हम लोग मेडिस्टिनम कहते हैं। मेडिस्टिनम एक ऐसा एरिया है जो कि लेफ्ट लंग और राइट लंग के बिल्कुल बीच में मौजूद होता है। और आपको बताते चलें कि जो लेफ्ट लंग होता है उसमें 2 लोब्स होते हैं जिसको हम कहते हैं इंफीरियर लोब एंड सुपीरियर लोब। और आपको बताते चलें कि जो लेफ्ट लंग होता है वो शेयर करता है स्पेस विद द एरिया, यानी जो आपका लेफ्ट लंग है वो आपके हार्ट के साथ थोड़ा सा टच करता है, आपके हार्ट के साथ उसका एरिया थोड़ा सा कंबाइंड होता है, इसलिए वो शेयर करता है कुछ स्पेस हार्ट के साथ, इसलिए उसकी मूवमेंट भी थोड़ी सी इस तरह की होती है कि वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव किया होता है एज़ कम्पेरेटिव टू द राइट लंग। और राइट लंग के आपको बताते चलें कि 3 लोब्स है और आपको बताते चलें कि जो लेफ्ट लंग है उसके 2 लोब्स है जबकि राइट लंग है उसके 3 लोब्स है। और आपको बताते चलें कि जो हीलियम है द हिलम इज़ अ ट्रायंगुलर डिप्रेशन ऑफ बोथ द लंग्स। और ये एक प्रॉपर एक लाइन लिखी हुई है जो कि आप सामने देख भी सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लिखी हुई है कि जहाँ पर आपकी ब्लड वेजल्स हैं और एयर पैसेज में हैं वो आपके लंग के अंदर मूव करती हैं। एक ऐसा ट्रायंगुलर शेप डिप्रेशन है जहाँ पर दोनों लंग्स में आपके ब्लड वेजल्स और आपकी एयर पैसेज में जाते हैं और आपके लंग्स होते हैं वो स्पॉन्जी होते हैं। आपके लंग्स बहुत ज़्यादा इलास्टिक फाइबर्स कंटेन करते हैं, वो इस वजह से कंटेन करते हैं ताकि उनकी एक्सपेंशन और उनकी कॉन्ट्रैक्शन बहुत इजीली हो सके। और आपके जो एल्वोलाई सैक्स होते हैं जो कि मैंने आपको पहले भी आपके साथ डिस्कस किया था, वो किससे बने होते हैं, सिंपल स्क्वैमोस एपिथेलियम से बने होते हैं। और ये इस वजह से बने होते हैं ताकि आपकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन बहुत ही ईजिली हो सके। एक बहुत छोटा सा पैराग्राफ था। और अब हम लोग द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, जिसको हम लोग वेंटिलेशन कहते हैं, जिसके अंदर जो आपका है द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग यानी वेंटिलेशन, उसमें मेन जो बात है वो ये है कि लंग्स कभी भी खुद एयर को पुश अंदर नहीं करती या फिर बाहर नहीं निकालती। आपके जो डायफ्रैगम है, आपके जो एब्डोमिनल मसल्स है और जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं वो हेल्प करते हैं ताकि आपके लंग्स एक्सपेंशन कर सकें और कॉन्ट्रैक्शन कर सकें। और आपको बताते चलें कि लंग्स के अलावा आपका डायफ्रैगम है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। लंग्स के जो नीचे आपका एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है उसको डायफ्रैगम कहते हैं, जिसका मतलब होता है पार्टीशन कर देना, सेपरेट कर देना, ठीक है। और आपको बताते चलें कि डायफ्रैगम की जो शेप होती है वो डोम शेप होती है, एक लार्ज डोम शेप होती है जो कि स्केलेटल मसल से बना होता है और ये सेपरेट करती है थोरेसिक कैविटी को और एब्डोमिनल कैविटी को, यानी ये सेपरेट करती है थोरेसिक कैविटी को और एब्डोमिनल कैविटी को, यानी ऊपर वाली कैविटी को, चेस्ट कैविटी को, और नीचे वाली कैविटी को सेपरेट करती है। लंग्स के ऊपर जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है वो उसको, और लंग्स के जो नीचे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है यानी डायफ्रैगम के नीचे जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है इन दोनों को सेपरेट करती है। और इन दोनों के दरमियान में जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है उसको डायफ्रैगम कहते हैं। डायफ्रैगम स्केलेटल मसल से बना होता है, ये लार्ज डोम शेप होता है। और आपको बताते चलें कि डायफ्रैगम के अंदर 2 सेट्स ऑफ इंटरकोस्टल मसल्स प्रेजेंट होते हैं हर रिब के अंदर, यानी ईच रिब, दोनों रिब्स के अंदर 2 सेट्स ऑफ इंटरकोस्टल मसल्स प्रेजेंट होते हैं। ये इंटरकोस्टल मसल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और आपको बताते चलें कि 2 सेट्स ऑफ इंटरकोस्टल मसल्स हैं जिनमें से एक एक्सटर्नल इंटरकोस्टल है और जो दूसरा है वो इंटरनल इंटरकोस्टल्स हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आपके जो मसल फाइबर्स होते हैं, ठीक है, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में प्रेजेंट होते हैं इन दोनों इंटरकोस्टल मसल्स के, यानी आपके जो मसल फाइबर्स हैं वो आपके एक्सटर्नल इंटरकोस्टल के और आपके इंटरनल इंटरकोस्टल के बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में प्रेजेंट होते हैं। और आपकी जो ब्रीथिंग है वो 2 फेजेस में डिवाइड होती है, यानी पहला इंस्पायरेशन
एंड द सेकेंड वन इज एक्सपायरेशन. इंस्पायरेशन इज डिफरेंट फ्रॉम एक्सपायरेशन एंड एक्सपायरेशन इज डिफरेंट फ्रॉम इंस्पायरेशन. इंस्पायरेशन में आप बिल्कुल जो एयर है उसको ब्रीथ इन कर रहे होते हैं और एक्सपायरेशन है उसको आप ब्रीथ आउट करते हैं. अब आपको बताती चलूँ कि चाहे आप फेडरल बोर्ड को स्टडी कर रहे हैं, चाहे आप पिंडी बोर्ड को स्टडी कर रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है. अमूमन ऐसा होता है कि लॉन्ग क्वेश्चंस में आपको आ जाता है एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, यानी इंस्पायरेशन को और एक्सपायरेशन को डिटेल में आपने एक्सप्लेन करना है. शॉर्ट क्वेश्चन में 3 मार्क्स में भी आपको आ जाता है डिफरेंशिएट बिटवीन इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन एंड राइट 3 मेन डिफरेंसेस बिटवीन इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन, और आपको इन दोनों को डिफरेंशिएट भी करना आना चाहिए. इसलिए आपको बताती चलूँ कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आप इस टॉपिक को बहुत गौर से सुनिएगा ताकि आप को इसके बारे में डिफरेंशिएट भी करना है. और आपको बताती चलूँ ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स जब क्लियर हो जाएंगे तो आप इसको खुद से भी लिख सकते हैं. ये इतना मुश्किल टॉपिक नहीं है लेकिन इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम में ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ है जो कि आपके लिए समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो आपने इसको बहुत एहतियात से, बहुत गौर से समझना है. इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन जैसे कि मैंने आपके साथ एक्सप्लेन किया कि दोनों डिफरेंट प्रोसेसेस है, तो आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देती चलूँ कि इंस्पायरेशन में और एक्सपायरेशन में फ़र्क क्या है. आप जैसे कि डायग्राम में भी देख सकते हैं, इसमें इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन के आप ये जो 3 पॉइंट्स लिखे हैं आप इसको भी अपने डिफरेंसेस में शामिल कर सकते हैं, यानी आप इन 3 पॉइंट्स को भी उसमें ऐड कर सकते हैं. सबसे इंस्पायरेशन की अगर हम बात करते चलें तो इंस्पायरेशन में चूँकि हम एयर को इनहेल करते हैं तो इंस्पायरेशन में क्या है, आपके रिब केज जो है वो मूव कर जाते हैं अपवर्ड एंड आउटवर्ड. आप खुद जब सांस लेकर देखें तो आपको खुद फील होगा कि आपके जो रिब केज है यानी आपकी जो रिब्स हैं वो ऊपर की तरफ मूव कर रही हैं, ठीक है, और अपवर्ड मूव कर रही हैं. और आपका जो डायफ्रैगम है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है और नीचे की तरफ मूव कर जाता है. जब इंस्पायरेशन के दौरान आपकी रिब्स ऊपर को मूव कर जाती हैं और आपका डायफ्रैगम है वो नीचे को मूव कर जाता है. और जो क्या है, आपकी जो लंग्स के ऊपर प्रेशर है वो डिक्रीज कर जाता है और जो एयर है वो कम कर जाती है, रशेज इन, यानी जो आपकी एयर है, ठीक है, वो अंदर की तरफ मूव करती है और जो प्रेशर है लंग्स के ऊपर वो डिक्रीज कर जाता है. दिस वाज इंस्पायरेशन. और अगर हम एक्सपायरेशन की बात करें जिसमें एयर आउटवर्ड मूव करती है, उसमें बिल्कुल इसके ऑपोजिट है, इंस्पायरेशन के बिल्कुल ऑपोजिट है. जो रिब केज है वो डाउनवर्ड मूव करते हैं और इनवर्ड मूव करते हैं, और जो आपका डायफ्रैगम है वो रिलैक्स होता है और अपवर्ड मूव करता है. दोनों की डायरेक्शन यानी ऑपोजिट हो जाती है. और आपका जो लंग्स के ऊपर प्रेशर है वो इंक्रीज कर जाता है और एयर किसकी तरफ मूव करती है, एयर आउटवर्ड मूव करती है, यानी एयर आउटवर्ड मूव करती है और जो प्रेशर है लंग्स के ऊपर, ठीक है, वो इंक्रीज कर जाता है. ये 3 मेन पॉइंट्स थे जो कि आप इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन की डिफरेंशिएशन में भी लिख सकते हैं. अब आपको होल पैराग्राफ समझाएं तो इंस्पायरेशन के अंदर क्या होता है, इंस्पायरेशन के अंदर आप ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं यानी O2 ऑक्सीजन को आप इनवर्ड मूव कराते हैं. ये एक एक्टिव फेज है ब्रीदिंग का, ठीक है. एक्टिव फेज वो होता है जिसमें आप किसी चीज़ को अंदर इनवर्ड मूव करवा रहे हो या फिर कोई चीज़ अंदर इनवर्ड आ रही हो, उसको एक्टिव फेज कहते हैं. ये एक्टिव फेज है ब्रीदिंग का. और जो आपकी एक्सपायरेशन है वो पैसिव फेज होगा. इंस्पायरेशन के दौरान क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डायफ्रैगम अकर्स, जैसे कि मैंने आपके साथ मेन डिफरेंसेस में भी शेयर किया था. इंस्पायरेशन में क्या होता है, डायफ्रैगम कॉन्ट्रैक्ट करता है, आपके जो डायफ्रैगम की जो शेप होती है वो डोम शेप जो होती है वो फ्लैटेंड हो जाती है, यानी जो डोम शेप है वो चूँकि कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसकी जो डोम शेप है वो फ्लैटेंड में शेप हो जाती है यानी लेस डोम हो जाती है. जबकि जो आपकी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल है जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं और आपकी इंटरनल इंटरकोस्टल है वो रिलैक्स कर जाते हैं. क्या होता है इंस्पायरेशन में, आपके एक्सटर्नल इंटरकोस्टल कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं और आपके इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स जो हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं और एज अ रिजल्ट आपके जो रिब केजेस है वो मूव करते हैं अपवर्ड एंड फॉरवर्ड, यानी ऊपर की साइड पे मूव करते हैं, बाहर की तरफ मूव करते हैं. और आपको बताते चलें कि इसमें कुछ इस तरह से होता है कि जो आपकी इनर स्पीसीज ऑफ थोरेसिक कैविटी की जो इनर स्पीसीज हैं वो इंक्रीज कर जाती हैं एज अ रिजल्ट में. इसके रिजल्ट में क्या होता है कि इनर थोरेसिक कैविटी है आपकी वो इंक्रीज कर जाती है और इसमें क्या होता है कि जो थोरेसिक कैविटी के ऊपर जो आपका प्रेशर है वो बढ़ जाता है और क्या होता है कि जो आपके लंग्स हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं और आपके लंग्स जो है वो रिड्यूस हो जाते हैं, प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है और क्या होता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो रिड्यूस हो जाता है और आपका जो जो आपका प्रेशर होता है लंग्स के ऊपर वो कम हो जाता है एज़ कम्पेरेटिव टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. और ये था जो कि आपकी इंस्पायरेशन को डिफाइन कर रहा है. और अगर हम लोग एक्सपायरेशन के बारे में डिस्कस करें तो एक्सपायरेशन क्या होता है, आप कार्बन डाइऑक्साइड को यानी CO2 को आप आउटवर्ड मूव कराते
जाते हैं, यानी आपके लंग्स से एयर बाहर की साइड पे मूव कर रही है। और इसी तरह जैसे कि इंस्पायरेशन एक एक्टिव फेज था, इसी तरह एक्सपायरेशन एक पैसिव फेज है ब्रीदिंग का, यानी इसमें एयर आपकी आउटवर्ड मूव कर रही है, आपके लंग्स से बाहर निकल रही है। इसको जब भी कोई चीज़ बाहर निकल रही हो तो उसको हम लोग कहते हैं पैसिव फेज। तो आपकी एक्सपायरेशन में क्या होता है कि आपकी जो डायफ्रैगम है, ठीक है, जो आपकी डायफ्रैगम जो कि फ्लैटेंड थी पहले, वो पहले तरह यानी आपकी ओरिजिनल शेप में मूव कर जाती है, अपनी ओरिजिनल शेप को ऑक्यूपाई कर लेती है, यानी आपके जो डायफ्रैगम है वो रिलैक्स हो जाते हैं और फिर दोबारा से डोम शेप्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसी तरह आपकी जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल है वो रिलैक्स कर जाते हैं और आपके इंटरनल इंटरकोस्टल है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं। और इसके रिजल्ट में क्या होता है कि आपके रिब केज जो कि पहले आउटवर्ड मूव कर रहे थे, अब आप डाउनवर्ड मूव करेंगे और बैकवर्ड मूव करेंगे, ठीक है। और इसके रिजल्ट में क्या होगा कि आपकी जो इनर स्पेस ऑफ थोरेसिक कैविटी थी वो इंक्रीज कर जाएगी, जो कि पहले इंस्पायरेशन में इंक्रीज हो रही थी, अब एक्सपायरेशन में इनर स्पेस ऑफ थोरेसिक कैविटी डिक्रीज हो जाएगी। और आपको बताते चलें कि जो प्रेशर था आपकी थोरेसिक कैविटी पर प्रेशर था वो इंक्रीज कर जाएगा एज कंपेरेटिव टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और इसकी वजह से क्या होगा कि जो आपकी एयर है वो एक्सपेल्ड आउट होगी आपके लंग्स से। और ये वो तमाम सिम्टम्स थे जो कि आप खुद फील भी कर सकते हैं जब आप इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन करेंगे। ये तमाम मेन टॉपिक्स थे जो कि इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन को डिफाइन करते हैं। और आपको जैसे कि मैंने पहले बताया कि इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और इस पर लॉन्ग क्वेश्चंस भी आते हैं और इसको डिफरेंशिएट करने के बारे में भी कहा जाता है। तो आपने इसको बहुत ही गौर से समझना है, क्योंकि इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन दोनों के ऑपोजिट है। आप इंस्पायरेशन को याद कर लेते हैं तो आप एक्सपायरेशन आपको खुद ब खुद ही याद हो जाएगा। ये आज का जो मैंने अभी लेक्चर और टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस की है फेडरल बोर्ड के अकॉर्डिंग डिस्कस की है, लेकिन मैं आपको बताती चलूँ कि आप अपनी पीटीपी की फर्स्ट ईयर की बुक खोलें, उसमें पेज नंबर 267 है, ठीक है। उसमें आपको पहले ही रिस्पायरेशन इन नैन मिल जाएगा। इसमें आपको प्रॉपर अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक एंड लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक को तो डिफाइन नहीं किया गया, लेकिन आपको बताती चलूँ कि यहाँ पर एक टर्म को यूज़ किया है जो कि है एयर पैसेजवेज। एयर पैसेजवे में तमाम वही टॉपिक्स हैं, तमाम वही बातें हैं जो कि आपकी फेडरल बोर्ड की बुक में लिखी हैं, लेकिन क्या है कि थोड़ी सी वर्डिंग चेंज कर दी गई है और मीनिंग सेम वही है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें हैं जिन्हें एक्सप्लेन किया गया है, यानी आपकी जो डायग्राम है वो थोड़ी सी डिफरेंट है और यहाँ पर भी तमाम उन्हीं चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया है। तो आपके साथ ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम से रिलेटेड कुछ शॉर्ट क्वेश्चन और कुछ लॉन्ग क्वेश्चन है वो शेयर करते चलें। आपको क्वेश्चंस बताए जाएंगे और इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस भी किया जाएगा। सबसे पहले हम लॉन्ग क्वेश्चंस को देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास है डिस्क्राइब द ह्यूमन अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक। ह्यूमन अपर रिस्पायरेटरी सिस्टम जो पूरा है, जिसमें आपके पास नोज, नेजल कैविटीज़ एंड फेरिक्स आ जाते हैं, ये तमाम जो भी पैराग्राफ है, ये तमाम पैराग्राफ, ये पूरा पैराग्राफ इस क्वेश्चन में आएगा। इसके बाद हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है डिस्क्राइब द ह्यूमन लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक। ह्यूमन लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक में आपका जो आ जाते हैं लिरिक्स आ जाते हैं, आपके ट्रैकिया आ जाता है, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वोलाई, डक्ट, एल्वोलाई, ये तमाम जितने भी पॉइंट्स आ जाते हैं ये आपने इस क्वेश्चन में ज़रूर ऐड करने हैं, इसके आंसर को ज़रूर ऐड करने हैं। और आपको बताती चलूँ जब भी आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं तो कोशिश किया करें कि इसको हेडिंग्स में ज़रूर लिखा करें, क्योंकि जब आप हेडिंग्स बना के क्वेश्चन लिखते हैं तो आपके एग्जामिनर के ऊपर एक बहुत ही अच्छा इफेक्ट जाता है। आपका एग्जामिनर इस चीज़ को देख के बहुत ज़्यादा इंप्रेस होता है कि बच्चे ने प्रॉपर हेडिंग्स के साथ काम किया है। आप हर एक चीज़ की हर 2 to 3 4 लाइन्स के बाद आप ज़रूर एक हेडिंग बनाया करें और फिर उसके बाद आप ज़रूर अपने काम को शुरू किया करें। और इसके बाद जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है उसमें है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ट्रैकिया इन डिटेल। यहाँ पर आप ह्यूमन ट्रैकिया को, चूँकि ह्यूमन ट्रैकिया बहुत छोटा है तो आप कोशिश करें कि इसको आप जितना मतलब इलोंगेट कर सकते हैं, इसके आंसर को आप जितना इलोंगेट कर सकते हैं आप ज़रूर इसको इलोंगेट करें। और आप इसकी डायग्राम की भी प्रैक्टिस करें, क्योंकि इसकी एक छोटी सी डायग्राम है, अगर आप डायग्राम बना लेते हैं तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा मार्क्स भी दे दिए जाएंगे। इसके बाद अगर हम फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर देखें तो वहाँ पर है डिस्क्राइब द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन लंग्स। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन लंग्स, ये जो छोटा सा पैराग्राफ है आप इसको लिख सकते हैं, लेकिन इसको आप देखें कि ये क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले आप क्वेश्चन को गौर से देखें, डिस्क्राइब द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन लंग्स। अगर आपका 3 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है तो आप कोशिश करें कि मेजर जो पोर्शंस है, मेजर जो पार्ट है कि जो आपके लंग्स है वो इलास्टिक होते हैं और इसके बारे में जो डोम शेप डायफ्रैगम इसके नीचे लोकेट करता है, इसके बारे में जो मैंने आपको बताया है, लेक्चर में डिस्कस किया है, आप वो लिख सकते हैं। और अगर लॉन्ग आ जाता है तो आप
ह्यूमन लंग्स के बारे में प्रॉपर आप ज़रूर इसके बारे में लिखें और आप इसकी डायग्राम भी बनाएं। अगर लॉन्ग क्वेश्चन है और वो रिक्वायर्ड कर रहा है डायग्राम को, तो आप डायग्राम को भी आप ज़रूर ड्रॉ करें। इसके बाद हमारे पास आ जाता है डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग इन ह्यूमन, जो वेंटिलेशन का, जिसके अंदर इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन, जो कि मैंने अभी आपको बताया और जो कि डिफरेंस भी मैंने आपके साथ अभी डिस्कस किया था, ये प्रॉपर डिफरेंस के साथ, डायग्राम के साथ, ये सब कुछ इस क्वेश्चन में आता है। तो जब भी क्वेश्चन आपको आए, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब भी आपको क्वेश्चन आता है तो आपने इसकी डायग्राम भी बनानी है और सारे पॉइंट्स आपने इसमें ज़रूर इंक्लूड करने हैं। इसके बाद हम शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ आ जाते हैं। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन है व्हाट इज रिस्पायरेटरी सरफेस, राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ रिस्पायरेटरी सरफेस। रिस्पायरेटरी सरफेस के बारे में जो मैंने सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिस्पायरेटरी सरफेस है, उसमें रिस्पायरेटरी सरफेस की आपको डेफिनेशन भी मिल जाती है और प्रॉपर्टीज़ जो मैंने 1 2 3 करके आपके साथ डिस्कस की थी कि ये मॉइस्ट होने चाहिए, परमिएबल होना चाहिए और ये थिन होना चाहिए और इसका लार्ज सरफेस एरिया होना चाहिए। तो ये सब कुछ मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। आपने सब चीज़ों को पॉइंट बाय पॉइंट एंड आपने ना प्रॉपर एक वे के साथ इसको लिखना है। इसके बाद आपके पास सेकेंड क्वेश्चन, शॉर्ट में सेकेंड क्वेश्चन आ जाता है व्हाट ऑर्गन्स कंस्टिट्यूट द रिस्पायरेटरी सिस्टम। कौन से ऑर्गन्स हैं, ये ऑर्गन्स में आपका जो जितने भी ऑर्गन्स आ रहे हैं आपने तमाम को इसमें ज़रूर इंक्लूड करना है। इसके बाद हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में, राइट हाउ नोज एंड नेजल कैविटीज़ फंक्शन इन फिल्टरिंग द इनकमिंग एयर। ये एक छोटा सा पैराग्राफ है जो कि ह्यूमन नोज़ के अंदर है। ये ह्यूमन नोज़ का जो पैराग्राफ है उसके अंदर ये लिखा गया है, तो आपने ज़रूर इसको वहाँ से देखकर ज़रूर आपने इसको कॉपी कर लेना है और ये बहुत छोटे छोटे हैं और आप इसको बहुत ईजिली देख के लिख सकते हैं। और इसके बाद हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रोल ऑफ फेरिक्स इन ह्यूमन रिस्पायरेशन। ये फेरिक्स जो वोकलाइजेशन के लिए यूज़ किया जाता है, बेसिकली इसका काम ही वोकलाइजेशन होता है फेरिक्स का, तो आपने ज़रूर इसको आपने लिखना है, ठीक है। इसको वोकलाइजेशन का जो पॉइंट है इसको आपने ज़रूर इसमें इंक्लूड करना है। और आपको बताते चलें कि यहाँ पर जो फिफ्थ पॉइंट है, जो फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन लिरिक्स। लिरिक्स के अंदर जो छोटा लिरिक्स ऑल्दो काफ़ी बड़ा टॉपिक आ जाता है, तो यहाँ पर जो मेन क्वेश्चन है यानी एपिग्लॉटस एंड ग्लॉटस का जिक्र किया गया है। इसके बाद यहाँ पर कुछ मसल्स के बारे में भी डिफ़ाइन किया गया है, किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, इसके अंदर इसके कंपोनेंट्स क्या हैं। मेन बातों को ना आपने ज़रूर, अगर शॉर्ट क्वेश्चन है तो ज़रूर इसको आपने उसमें इंक्लूड करना है। इसके बाद हमारे पास है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लंग्स। अगर स्ट्रक्चर और फंक्शन आ जाता है लंग्स का, तो आपने ज़रूर छोटा सा करके आपने पैराग्राफ को, लंग्स वाले पैराग्राफ को आपने ज़रूर इंक्लूड करना है। और ये तमाम वो क्वेश्चन थे जो कि फेडरल बोर्ड की बुक में मौजूद हैं, जो कि हमने डिस्कस कर लिए आपके साथ। और आपने कोशिश करनी है कि अगर आप MD-CAT की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपने MD-CAT के लिहाज से हर एक चीज़ को आपने पॉइंट करना है, हर एक चीज़ को आपने जज करना है। और अगर आप अपनी FSC की प्रिपरेशन कर रही हैं तो आपने हर एक चीज़ को लाइन बाय लाइन और कॉन्सेप्ट्स को आपने क्लियर करना है। और अगर आपको हमारी आज का ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ मस्ट लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अप टिल नाउ। अल्लाह हाफिज़।